सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। गगनपुर गांव, जो अपनी हरियाली, शांति और सुखद जीवन के लिए प्रसिद्ध था, अब धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा था। गांव में हर तरफ कोहरे की चादर फैली हुई थी। ठंडी हवाएं इस तरह से चल रही थी जैसे हर किसी को यह चेतावनी दे रही हो कि आने वाले दिन और मुश्किल होंगे। महेश गांव का एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी सीमा और 8 साल के पुत्र अजय के साथ रहता था। उसका जीवन खेती बाड़ी पर निर्भर था और वह जानता था कि अगर समय पर खेतों का काम न किया जाए तो फसल बर्बाद हो सकती है। लेकिन ठंड इतनी तेज थी कि उसका मन भी घर से बाहर जाने का नहीं कर रहा था। अरे, ये सर्दी तो हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसी सर्दी में तो घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। पर क्या करूं? अगर मैं खेत पर काम करने नहीं गया तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। काम तो करना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी सीमा, जो रसोई में व्यस्त थी, धीरे धीरे लकड़ी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। ठंड के कारण लकड़ियां गीली हो गई थी और चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा था। हाय राम, ये चूल्हा भी इस ठंड में मेरा साथ नहीं दे रहा। कैसे खाना बनाऊं? उसी समय महेश रसोई में आया और सीमा को परेशान देखकर ठंडी सांस भरते हुए बोला, सीमा, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। देखो, सूरज सिर पर चढ़ आया है और मुझे खेत पहुंचने में देर हो रही है। आपको खेत की इतनी जल्दी है और मैं यहाँ ठंड से जूझ रही हूँ। पहले चूल्हा तो जल जाए। महेश ने लकड़ी के ढेर की ओर देखा जो कोने में पड़ा था। इतनी सारी लकड़ियां हैं, फिर भी तुम चूल्हा नहीं जला पाई। लगता है ये लकड़ियां भी इस ठंड से कांप रही हैं। लकड़ियाँ नहीं, मैं कांप रही हूँ। ठंड ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। सीमा ने जल्दी जल्दी खाना तैयार कर लिया। उसने पोटली में रोटियां और साग बांधा और महेश को देते हुए कहा, ये लीजिए आपका खाना। और हाँ, ध्यान रखना, ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड में ज्यादा देर तक काम मत करना, वरना आप बीमार पड़ जाओगे। तुम हर बार यही कहती हो। हम किसान हैं और किसान को ठंड या गर्मी से डरने का हक नहीं होता। अब चलता हूँ, देर हो रही है। जैसे ही महेश दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। हाय रे, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। ये सर्दी तो सच में जान ले लेगी, लेकिन खेती भी तो करनी है। चलो, सर्दी हो या गर्मी, खेत पर तो जाना ही होगा। गांव में ठंड की शुरुआत होते ही हलचल बढ़ गई थी। सूरज उगने के बाद भी कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। लोग अपने अपने घरों में आग तापते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। गांव के छोटे बच्चे रजाइयों में दुबके हुए थे और बड़े बुजुर्ग ठंड को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। महेश अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे उसके 2 करीबी दोस्त लखन और हरीश मिलते हैं। अरे महेश भाई, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? ठंड देखिए कितनी बढ़ गई है। भाई, हम किसान लोग हैं। ठंड और गर्मी हमारे लिए नई बात नहीं है। खेत का काम ठंड देखकर तो रुकने वाला नहीं है। हरीश, जो थोड़ा गंभीर स्वभाव का था, उसने गहरी सांस ली और बोला, भाई, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इस बार की ठंड बहुत अलग है। सुना है आसमान में ऐसे बादल छाए हुए हैं जो बर्फ जैसी ठंड लेकर आएंगे। तो क्या हुआ भाई, बर्फ गिरेगी तो हम उसमें खेल लेंगे। बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी। लखन और हरीश ने महेश की बात को अनसुना किया और अपनी बात जारी रखी। महेश भाई, तुम इस बात को मजाक में ले रहे हो। तुम्हें पता है, पिछले साल की ठंड ने हमारे गांव के 6 लोगों की जान ले ली थी। उस समय भी हमने इसे हल्के में लिया था। इस बार हालात और भी खराब हो सकते हैं। हमारे पास न तो मोटी मोटी रजाइयां हैं और न लकड़ियों का पर्याप्त इंतजाम। पिछली साल भी हमने बहुत मुश्किल से सर्दियां काटी थीं। अगर इस बार भी कुछ नहीं किया गया तो पता नहीं क्या होगा। महेश उनकी बातें सुनकर थोड़ा गंभीर हो गया। लखन और हरीश जो कह रहे हैं, क्या सच में हालात इतने बुरे होने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो मेरा परिवार भी खतरे में पड़ सकता है। क्या हुआ महेश? तुम चुप क्यों हो गए? कहीं हमारी बातें सुनकर तुम्हें भी डर तो नहीं लगने लगा? नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि हर साल की तरह इस बार भी ठंड से निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। हरीश ने महेश को टोका। महेश, हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सबको मिलकर इस बार ठंड से बचने की तैयारी करनी चाहिए।
यह सुनकर महेश थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। महेश भाई, तुम क्या सोच रहे हो? इस कड़ाके की ठंड से बचने का कोई उपाय हमें भी बताओ। मैं सोच रहा हूं कि तुम दोनों को इस ठंड में नहाना पड़ेगा। शायद इसलिए तुम दोनों घबराए हुए हो। महेश की बात सुनकर लखन और हरीश हंसने लगते हैं। ठीक है, चलो अब हम घर चलते हैं, लेकिन याद रखना, ठंड से बचने का कोई ना कोई उपाय जरूर करना। महेश भी अपने खेत की ओर जाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी लखन और हरीश की बातें गूंज रही थी। महेश जब खेत में काम कर रहा था तो ठंडी हवा के झोंकों ने उसके दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। हल चलाते हुए उसका ध्यान बार बार लखन और हरीश की बातों पर जा रहा था। लखन और हरीश सही कह रहे हैं। इस बार ठंड बहुत ज्यादा होगी। अगर अभी से कुछ नहीं किया तो हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए? खेत में इतनी फसल नहीं कि इसे बेचकर जरूरतें पूरी हो सकें। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। ठंड में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? लकड़ियों की। हर घर में आग जलाने के लिए लोग लकड़ियां खरीदते हैं। क्यों ना मैं अभी से जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करना शुरू कर दूं। ठंड बढ़ने पर इन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। यह सब सोचकर महेश घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा को बुलाया। सीमा, सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? तुम हमेशा काम और फसल की चिंता करते हो। क्या अब कोई नया सपना देख लिया है? नहीं सीमा, इस बार यह सपना नहीं, एक योजना है। अगर यह सफल हुई तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। क्या योजना है? बताओ। महेश ने सीमा को अपनी योजना विस्तार से समझाई। मैंने सोचा है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर जमा करूंगा। जब कड़ाके की ठंड होगी तो गांव वालों को आग जलाने के लिए इन लकड़ियों की जरूरत होगी। तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बेचूंगा। इस तरह हम पैसे भी कमाएंगे और जरूरतमंदों की मदद भी करेंगे। सीमा उसकी बातें सुनकर पहले थोड़ी चिंतित हो जाती है। पर महेश, यह इतना आसान नहीं है। जंगल में अकेले जाकर लकड़ियां काटना खतरनाक हो सकता है। और फिर अगर ठंड में लोग लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं दे पाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सीमा, हर योजना में जोखिम तो होता ही है। अगर मैंने यह जोखिम नहीं उठाया तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। हमें अपनी गरीबी से बाहर निकलने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, तुमने जो सोचा है वह जरूर करो, लेकिन ध्यान रखना किसी के साथ कुछ गलत ना हो। तुम बस मेरा साथ दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अगले दिन सुबह जल्दी महेश ने अपनी कुल्हाड़ी ली और जंगल की ओर चल दिया। महेश जल्दी ही जंगल में पहुंच जाता है। वहां सूखे पेड़ और शाखाएं देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वाह, यहां तो लकड़ियों का खजाना है। मुझे इन्हें जल्दी से काटकर घर ले जाना होगा। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसने लकड़ियों का पहला ढेर तैयार किया और उन्हें लेकर घर की तरफ चल दिया। अगर मेरी यह योजना सफल रही तो सीमा और अजय को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रात को घर लौटने के बाद महेश ने सीमा को जंगल के बारे में बताया। सीमा, जंगल में लकड़ियां तो बहुत हैं। अगर मैं रोज वहां जाकर थोड़ा थोड़ा लाऊं तो जल्द ही हमारे पास बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन महेश, ठंड में इतनी मेहनत करना आसान नहीं होगा। और फिर अगर गांव वालों को यह बात पता चल गई तो क्या होगा? इसलिए मैंने तय किया है कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम भी ध्यान रखना, यह बात किसी को पता न चलने पाए। महेश अपनी कुल्हाड़ी लेकर हर सुबह निकल पड़ता था। यहां तो कोई आता जाता नहीं दिखता। अब बस जल्दी से लकड़ियां काट लेता हूं। महेश ने एक सूखा पेड़ देखा। वह पेड़ बड़ा था और लकड़ियां काटने के लिए बिल्कुल सही था। अरे वाह, इतना बड़ा पेड़! इस पेड़ की लकड़ियां पूरे हफ्ते के लिए काफी होंगी। लकड़ियां सिर पर रखकर महेश वापस गांव लौट रहा था। रास्ते में लखन और हरीश उसे देखकर चौंक गए। महेश भाई, तुम हर रोज इतनी सारी सूखी लकड़ियां जंगल से काट कर क्यों ला रहे हो?
क्या घर में कोई बड़ी दावत होने वाली है? अरे नहीं भाई, तुम तो जानते ही हो मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वह हर रोज नए नए तरह के पकवान बनाती है, जिसके कारण कितनी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने में लग जाती हैं। इसी वजह से सारी लकड़ियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। बस उसी के लिए जंगल जाकर लकड़ियां लाकर जमा कर रहा हूं। लेकिन महेश भाई, हमें तो यह पहली बार पता चला है कि भाभी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। हमने पहले तो कभी नहीं सुना था। लखन और हरीश को महेश की बात सुनकर अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद महेश वहां से चला जाता है। मुझे लगता है महेश हमसे कुछ छिपा रहा है। वो रोज जंगल क्यों जाता है? देखते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पता चल ही जाएगा। महेश ने यह सिलसिला हर दिन जारी रखा। वह सूरज उगने से पहले जंगल पहुंचता और लकड़ियां काटकर लौट आता। धीरे धीरे उसके घर में लकड़ियों का बड़ा भंडार लगने लगा। एक दिन सीमा ने महेश से कहा, महेश, ये सब क्या कर रहे हो? इतनी लकड़ियां जमा कर ली हैं कि घर में रखने की जगह नहीं बची। सीमा, तुम चिंता मत करो, अभी वक्त आएगा जब ये लकड़ियां सोने से भी ज्यादा कीमती बन जाएंगी। लेकिन अगर लोग इसे खरीदने की बजाय खुद जंगल से लकड़ियां लाने लगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ठंड और बारिश आने पर लोग जंगल में नहीं जा सकेंगे। बस तुम देखती जाओ। महेश, ये सब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। लोग परेशान होंगे और अगर उन्होंने तुम्हारी चालाकी पकड़ ली तो नाराज हो जाएंगे। अरे सीमा, तुम कुछ नहीं जानती। ये तो मेरी मेहनत है, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, पर याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच कभी भी अच्छा नहीं होता। कुछ दिनों बाद सर्दियों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। गांव के लोग अपने अपने घरों में ठंड से बचने के लिए आग जला रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि अधिकतर लोगों के पास लकड़ियां खत्म हो रही थी। महेश, जिसने महीनों से जंगल से लकड़ियां काट काट कर अपने आंगन में एक बड़ा भंडार बना लिया था, अब अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार था। उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, सूखी लकड़ी 5 रुपये किलो। ये पढ़कर गांव के लोग चौंक गए। क्या महेश लकड़ी बेच रहा है? ये तो हम सबके साथ चालाकी कर रहा है। हमें पहले से शक था कि महेश हर दिन जंगल क्यों जा रहा है, लेकिन हमने इसे हल्के में लिया। अब देखो, ये हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। महेश ने उन लोगों की बातें सुनी, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैंने मेहनत की है। ये लकड़ियां मेरी हैं और इन्हें बेचने का पूरा हक मेरा है। धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ गई कि कई परिवारों के लिए रात काटना मुश्किल हो गया। जिनके पास पहले से लकड़ियां थीं, वे बचाकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन बाकी लोग बेचैन थे। हर गुजरते दिन के साथ ठंड और भी बढ़ती गई। बर्फीली हवाओं ने गांव को अपने शिकंजे में कस लिया। रातें इतनी ठंडी थीं कि लोग आग के बिना सो नहीं सकते थे, लेकिन गांव के ज्यादातर घरों में लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। ठंड बहुत बढ़ गई है और घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। अब हम क्या करें? महेश तो ऊंचे दामों पर लकड़ियां बेच रहा है। उससे लकड़ी खरीदने से अच्छा है कि हम भी जंगल जाकर अपने लिए लकड़ियां काट कर ले आए। अगर हम जंगल से लकड़ियां लाएंगे तो हमें महेश से लकड़ियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी। ये बात महेश को पता चलती है तो वह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ियां बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे सीमा, क्या तुमने सुना? कल गांव के सभी लोग सूखी लकड़ियां काटने जंगल जा रहे हैं। अगर वह सूखी लकड़ियां काट कर ले आएंगे तो हमसे लकड़ियां कौन खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ जी, मैंने सब सुना। अब भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। रात में आसमान में अचानक काले बादल घिर आते हैं। जोरदार हवाएं चलने लगती हैं और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण जंगल के सभी पेड़ पौधे गीले हो जाते हैं, जिसके कारण जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती है। सुबह होने पर महेश और सीमा बारिश को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए, भगवान ने हमारी सुन ली। रात को बारिश होने की वजह से सभी पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे।
अब जंगल में कोई भी सूखी लकड़ी नहीं बची होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा सीमा। गांव वाले अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे, लेकिन इस बारिश ने उनकी चालाकी को ढेर कर दिया। अब मैं इन सभी लकड़ियों को 5 रुपए की बजाय 10 रुपए किलो बेचूंगा। महेश, यह सही नहीं है। गांव वाले पहले ही परेशान हैं। अब कीमत बढ़ाना उनकी मजबूरी का फायदा उठाना है। ऊपर वाले ने आपकी मेहनत बचाने के लिए बारिश करवा दी है। आप ऐसे वक्त में गांव वालों की मजबूरी का फायदा न उठाएं। गांव वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। मुझे किसी की नाराजगी की परवाह नहीं। मैंने मेहनत की है और इसका फल मुझे मिलना चाहिए। महेश, लालच मत करो। ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले को मेरी मेहनत भी दिख रही होगी। तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। जो खरीदना चाहे खरीदे, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पति की बातें सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। महेश ने अपनी योजना को सफल होते देखा। अब वह पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था। वह घर के बाहर लगे हुए बोर्ड को बदल देता है और उसमें 10 रुपए किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। गांव वाले लकड़ियां लाने के लिए जंगल जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि बारिश ने जंगल की सारी लकड़ियों को गीला कर दिया है। सूखी लकड़ियां अब मिलना नामुमकिन था। अब क्या करें? यहाँ तो सूखी लकड़ी का नामो निशान तक नहीं है। बारिश की वजह से सभी लकड़ियां गीली हो गई है। महेश ने तो लकड़ियों का भंडार पहले ही कर लिया है। अब हमें मजबूरी में महेश से ही लकड़ियां खरीदनी होगी। हमें उसकी कीमत माननी पड़ेगी। ठंड से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम्हें पता है, महेश ने लकड़ी के दाम बढ़ा दिए हैं। अब वह 5 रुपए किलो की बजाय 10 रुपए किलो लकड़ियां बेच रहा है। वह तो हम लोगों को लूट रहा है। लगता है भगवान भी महेश के ही साथ है। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें ठंड से बचना है तो हमें महेश से 10 किलो में ही लकड़ियां खरीदनी होंगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। गांव में ठंड का कहर चरम पर था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। महेश का लकड़ी का कारोबार जोरों पर था। सभी गांव वाले महेश से ही लकड़ी खरीद रहे थे। लोग मजबूरी में लकड़ियां खरीदने आ रहे थे। एक दिन शाम के वक्त एक बूढ़ी महिला कांपती हुई महेश के घर के बाहर पहुंची। ठंड ने उसे इतना कमजोर कर दिया था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बेटा, मुझ पर दया करो, मुझे कुछ लकड़ियां दे दो, मगर तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठंड से मेरी जान निकली जा रही है बेटा। मां जी, ये लकड़ियां मैं जंगल से काटकर इकट्ठा की हैं। यहाँ मुफ्त में लकड़ियां नहीं मिलती। अगर लकड़ियां चाहिए तो पैसे लेकर आओ, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी झोपड़ी में आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठंड से मेरा शरीर जम रहा है। अगर तुमने लकड़ियां नहीं दी तो मैं मर जाऊंगी। मेरी मदद करो बेटा, भगवान तुझे सदा खुश रखेगा। मुझे दया दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने मेहनत करके ये लकड़ियां काटी हैं, मुफ्त में देने के लिए नहीं है। मेरा समय बर्बाद न करें। अगर पैसे हों तो ही लकड़ियां मिलेंगी, वरना आप यहां से जा सकती हैं। बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम पर कृपा बरसाएगा। बस मुझे थोड़ी सी लकड़ियां दे दो। मां जी, मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं। भगवान ने मुझे पहले ही मेरी मेहनत के फल से खुश रखा है। आप यहां से चली जाइए। मेरा समय बर्बाद मत करो। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू आ गए। जाते जाते उसने कहा, बेटा, जो दूसरों की मदद नहीं करता उसका अंत हमेशा बुरा होता है। भगवान तुम्हें एक दिन इसका एहसास जरूर कराएंगे। महेश ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन सीमा जो अंदर से यह सब देख रही थी, वह यह सब देखकर बेहद दुखी हो गई। महेश, तुमने उस बूढ़ी माँ को लकड़ियां क्यों नहीं दी? उसकी हालत तो देखो, उसके पास कोई सहारा नहीं है। सीमा, तुम हर बात में बीच में क्यों आती हो? मैं मेहनत करता हूं और मेहनत की कमाई यूं ही किसी को नहीं बांट सकता। लेकिन तुमने देखा नहीं वह किस कदर ठंड में कांप रही थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई? दया से पेट नहीं भरता। अगर मैंने आज उसे मुफ्त में लकड़ियां दी तो कल पूरा गांव मुझसे मुफ्त में लकड़ियां मांगने आ जाएगा, और फिर मैं क्या करूंगा? सीमा के मन में एक डर बैठ गया। वह समझ रही थी
कि महेश का यह लालच एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगले दिन महेश को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगले दिन महेश सीमा से कहता है, सीमा, सुनो, मैं जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं। लकड़ियां बेचने का काम आज तुम्हें संभालना होगा। और हां, याद रखना, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी मत देना। लेकिन महेश, ठंड इतनी ज्यादा है, लोग हमारी तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। क्या हम थोड़ा दयालु नहीं हो सकते? आप मेरी बात मान लीजिए, लकड़ियों की कीमत थोड़ी कम कर दीजिए ताकि सभी लोग लकड़ियां खरीद सकें और इस जानलेवा ठंड से बच सकें। सीमा, मेरी मेहनत का मजाक मत उड़ाओ। मैं जितना कह रहा हूं बस उतना करो। अगर तुमने दया दिखाई तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, समझी? अपने पति की इतनी कड़वी बातें सुनकर सीमा चुप हो जाती है, लेकिन वह मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी नजदीक है। इसके बाद महेश दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। शाम ढल चुकी थी। सीमा घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी, जबकि 9 साल का अजय अंदर कमरे में रजाई में दुबका हुआ था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि रजाई भी उसे गर्मी का एहसास नहीं दे पा रही थी। ये कैसी ठंड है? माँ तो बाहर आग ताप रही है, लेकिन मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ। घर में इतना सारा लकड़ी का ढेर है, फिर भी मैं इस हालत में हूँ। पिताजी तो हमेशा मुझे आलसी बोलते हैं, लेकिन आज मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं भी अपना काम खुद कर सकता हूँ। मैं अपने लिए खुद आग जलाकर आग ताप लेता हूँ। अजय ने सोचा कि वह खुद लकड़ियों से आग जलाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। अजय चुपके से उठा और लकड़ियों के ढेर की ओर गया। इतनी सारी लकड़ियां हैं तो मैं क्यों ठंड में तड़पूं? मैं भी आग जलाकर माँ की तरह बैठकर गर्मी लूंगा। उसने लकड़ी के एक छोटे टुकड़े को जलाने की कोशिश की। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया। लकड़ियां सूखी होने के कारण तेजी से जलने लगी। आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि कुछ ही देर में पूरा घर आग की लपटों में समा गया। गांव वाले आग बुझाने के बारे में कुछ सोचते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पूरी तरह राख में बदल गया था। अजय, जो आग से बचने के लिए एक कोने में खड़ा था, धुएं और आग की लपटों से घिर गया। कोई भी उसे बचाने नहीं आ पाया। अजय का मासूम जीवन उसी आग में खत्म हो गया। महेश जब दूसरे गांव से वापस लौटा, उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल चुका था और घर के बाहर गांव वाले खड़े थे। सीमा, अजय, तुम दोनों कहाँ हो? तभी उसने सीमा को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आंसुओं से भरा था। सीमा, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? सब खत्म हो गया महेश। अजय कहाँ है? वह ठीक तो है ना? सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सीमा, बोलो, अजय कहाँ है? अजय वह लकड़ियों के ढेर में आग लगाने चला गया था। उसे ठंड लग रही थी। वह नहीं जानता था कि आग से हमारा घर भी जल सकता है। जैसे ही उसने लकड़ियों में आग लगाई और फिर पूरा घर आग की लपटों में समा गया। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब मेरी लालच और घमंड का नतीजा है। गांव वाले धीरे धीरे पास आए। उनमें से लखन महेश के पास आया और महेश से बोला, महेश, अगर तुमने अपनी लालच और लकड़ियां बेचने की जिद न की होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। तुमने अपने परिवार को खुद इस हाल तक पहुंचाया है। हमने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने किसी की नहीं सुनी। महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस राख के ढेर को देखता रहा। अजय, मेरे बेटे, मैं तुझे बचा नहीं सका। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुमने गांव वालों पर थोड़ी दया दिखाई होती तो शायद भगवान भी हमारे साथ दया करते, लेकिन तुमने हर किसी की मदद करने से इनकार किया और अब देखो, भगवान ने भी हमें अकेला छोड़ दिया। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब मेरी गलती है। मैंने पैसे के लिए अपनी इंसानियत को दांव पर लगा दिया और अब भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर मैं थोड़ा सोचता, अगर मैं थोड़ा समझता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मैं अपनी ही चालाकी में हार गया। देखा, लालच का नतीजा क्या होता है। महेश, तुमने आज सब कुछ खो दिया। हाँ, लेकिन अब भी तुम्हें अपनी गलती से सीखना होगा, वरना भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। महेश ने अपनी गलती से सबक लिया।
उसने तय किया कि अब से वह कभी लालच नहीं करेगा और लोगों की मदद करेगा। उसने गांव वालों के सामने माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच किया और तुम सबकी मदद नहीं की। इस गलती की सजा मुझे मिल गई है। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके दिल में अजय की याद हमेशा के लिए एक गहरा घाव कर गई थी।